जय हिंद बच्चों। आज क्लास 11th फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 5.2। पिछले लेक्चर 5.1 में आपने पढ़ा फोर्स, इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आज आपको पढ़ना है मोमेंटम की डेफिनेशन, मोमेंटम क्या होता है और न्यूटन के 3 लॉज कौन कौन से हैं। देखो बच्चों, एक चीज समझना है, जब मोमेंटम की हम बात करते हैं तो आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको 2 तरीके का मोमेंटम मिलेगा। एक होगा लीनियर मोमेंटम और एक होगा एंगुलर मोमेंटम। अगर हम बात करें मोमेंटम की तो लीनियर मोमेंटम इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम तो इसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों, आपको ये समझना है, अगर हम सिर्फ मोमेंटम बोल रहे हैं तो आप उसे लीनियर मोमेंटम ही समझेंगे, एंगुलर मोमेंटम नहीं समझेंगे। एंगुलर मोमेंटम अगर की बात करेंगे तो बोला जाएगा एंगुलर मोमेंटम। सिर्फ मोमेंटम बोला तो आपको लीनियर मोमेंटम ही समझना है। ऐसे ही वेलोसिटी की बात कर ले तो एक होता है लीनियर वेलोसिटी, दूसरा होता है लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं V से, और एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इस तरीके से ये W बनाया है, सिंबल का नाम क्या, ओमेगा। अब आप समझें, देखो लीनियर वर्ड लग गया यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। एंगल लग गया तो समझ लेना है वहां पर क्या होगा। फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम या एंगल जैसा टर्म आ रहा है, यानी कि वहां पर रोटेशन मोशन से या रोटेशनल मोशन से समझ लेना कोई ना कोई कनेक्शन अब बन रहा है। तो आपको समझना है, जब अगर किसी ने बोला सिंपली वेलोसिटी तो आप लीनियर वेलोसिटी ही समझोगे। वेलोसिटी बोला है तो हमें लीनियर वेलोसिटी समझना। अब इसकी बात अगर हम करें एंगुलर वेलोसिटी तो बोला जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया वेलोसिटी तो हम कंफ्यूज्ड हैं, लीनियर वेलोसिटी भी होता है, एंगुलर वेलोसिटी कौन सा बोल रहा है। अरे जब उसने बोला सिर्फ वेलोसिटी तो हमें लीनियर वेलोसिटी ही समझना है। एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी दे रखा हो। अच्छा, कहीं पर लीनियर वेलोसिटी दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैं बता देगा सिर्फ वेलोसिटी तो लीनियर वेलोसिटी समझना है, सिर्फ मोमेंटम तो हमें लीनियर मोमेंटम समझना है। समझ में आया? तो ये हमें आज पढ़ना क्या है, लीनियर मोमेंटम पढ़ना है। तो देखो बच्चों, मैंने जैसे बताया कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं या डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, कुछ क्वांटिटीज डेफिनेशन की, तो मैंने आपको बताया कि 2 टाइप की डेफिनेशन होती है। 2 टाइप की डेफिनेशन होती है, एक होती है क्वालिटेटिव डेफिनेशन, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या करती है, उसकी क्वालिटी बताती। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, फॉर्मूले को हम लैंग्वेज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम इसमें बोले लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का अगर फॉर्मूले की बात करें बच्चों तो लीनियर मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को वो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसका मोमेंटम मिल जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लिया हमने एक ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम निकालना है। अब मास कितना है, उसका मास है 2 किलो, तो 2 लिख दिया, यूनिट तो लिखेंगे नहीं यहाँ पर, केजी। और यहाँ पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी हमने मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये क्या है, ये किलोग्राम में है और ये जो वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकेंड में है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 10। अब इसकी यूनिट क्या रहेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हम क्या बोलेंगे, एक बॉडी जिसका मास 2 किलोग्राम है उसका मोमेंटम आ गया। तो अगर हम इसकी
क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की बात करें यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलेंगे मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। हम बोल रहे हैं मोमेंटम को डिफाइन कर रहे हैं तो मोमेंटम किसके बराबर है? उस बॉडी के मास के और वो जो बॉडी जिसका मास m है जिस वेलोसिटी से जा रही है उसके प्रोडक्ट। सिंपल हो गया। अब दूसरी बात करें कि हम बात करें क्वालिटेटिव डेफिनेशन की तो उसमें तो हम फॉर्मूले को डिफाइन नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना मोशन है वो क्या कहलाएगा? उसका मोमेंटम। कम मोशन है तो कम मोमेंटम, ज्यादा मोशन है तो ज्यादा मोमेंटम। अब हमें लगता है ये मोशन का मतलब अगर हम मोशन को रिलेट करें तो मतलब वेलोसिटी से, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोशन, जितनी कम वेलोसिटी उतना कम मोशन। देखो हाथी बहुत बड़ा डायमेंशन, बहुत बड़ा जानवर, अब वो सो रहा है तो हाथी का मोमेंटम कितना होगा? 0, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो मास अब कितना ही ज्यादा हो। जब वेलोसिटी 0 होगी, हाथी सो रहा है तो उसका मोमेंटम 0। एक छोटा सा बुलेट, बंदूक की गोली, बहुत कम वेट उसका 50 ग्राम 75 ग्राम ऐसे होगा, फायर कर दिया, किसी को मार दिया तो क्या होगा? जिसको लग जाएगा उसका मोमेंटम 0 कर देगा, होगा नहीं होगा? तो बुलेट बहुत छोटा है लेकिन उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब वो बंदूक से निकलता है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। तो अगर हम क्वालिटेटिव डेफिनेशन की बात करें तो मोमेंटम बड़ा सिंपल कि अगर लीनियर मोमेंट की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो कहना है उस बॉडी में कितना मोशन है वो डिटरमाइन करता है कि उसमें कितना मोमेंटम है। और मोशन की बात अगर हम करें तो बात बोल रहे हैं, जोड़ रहे हैं उसको वेलोसिटी से, ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा मोशन, कम वेलोसिटी कम मोशन। बात समझ में आया तो बड़ा आसान सा है ये। तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन था। अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखो एक चीज आपको समझना, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम चेंज इन मोमेंटम को समझें, ये आगे भी आएगा चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों देखो हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो उसे कैसे लिखेंगे? डेल्टा पी, ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। अच्छा एक चीज और समझना, जो मोमेंटम है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसी? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको P पर वेक्टर का साइन और मास इनटू वेलोसिटी, ये वेक्टर का। अब ये जो हो गया हमारा जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस P का डायरेक्शन क्या होगा? जो V का डायरेक्शन होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ M और V के बीच में यहां पर डॉट लगेगा या क्रॉस लगेगा? बताओ, M और V के बीच में डॉट लगेगा क्रॉस लगेगा? तो कई बच्चे वो सब बोल रहे हैं उसमें डॉट लगेगा, कई बच्चे बोल रहे हैं क्रॉस लगेगा। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसके बीच में ना डॉट लगेगा ना क्रॉस लगेगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों ही ये क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं तभी डॉट और क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट लगता है। एक स्केलर है, मास तो स्केलर है, इस पे तो एरो लगाया नहीं, और वेलोसिटी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में ना तो डॉट लगेगा ना क्रॉस लगेगा। ये ऐसा ही रहेगा। समझ में आया नहीं आया? अगर m भी वेक्टर होता तब, अभी तो है ही, तब हम बोलते हैं इनके बीच में बात करते हैं डॉट लगेगा या क्रॉस लगेगा। अभी कुछ नहीं लगने वाला इनके बीच में, ये फॉर्मूला हो। तो हमने क्या करना है यहाँ पर बात कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इस तरीके से फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब क्या हो रहा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास है, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास है और उसकी कुछ वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी है तो हमने उसे u से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लो कोई भी वेलोसिटी से जा रहा है तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो हमने यही लिख दिया। अब u क्या है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपका इनिशियल मोमेंटम। तो हमने बेस में i लगा दिया छोटा सा। अब क्या हुआ, फिर लिखा है मोमेंटम का ही फॉर्मूला लिखा, ऑब्जेक्ट तो वही है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई।
हो सकता है बढ़ गई हो सकता है कम हो गई हो, दोनों ऑप्शन है हमारे लिए। तो हम बात कर रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी में हम अभी मान के चल रहे हैं कुछ चेंज आ गया, तो अब जो वेलोसिटी हो गई वो v हो गई, तो वो हमारी फाइनल वेलोसिटी मान लिया। तो ये जो मोमेंटम है ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो अब हम इसी चीज को यहाँ लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा p इक्वल्स टू ये फाइनल tf की जगह फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मास तो सेम ही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m v माइनस u। ये तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आया? अच्छा एक चीज़ और समझना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो इसी कंडीशन में माने एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो वो u वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसमें चेंज कैसे आएगा, उस पर जब कोई फोर्स लगेगा तब उसमें कोई चेंज आएगा, जब उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। तो आपको ये समझना है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में तभी चेंज आता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये हमने समझा कि चेंज इन मोमेंटम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसा लिखा होगा। अब हम बात करते हैं न्यूटन के लॉ की। ठीक है, न्यूटन कई बच्चे कहते हैं बहुत परेशान कर रखा है न्यूटन ने, कितने लॉ दे दिए, इतने लॉ दे दिए। तो बच्चों सबने दिए हैं तो आपको पढ़ना है, इन्हीं की हेल्प से आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए नेगेटिव बात ना सोचे, पॉजिटिव बात सोचे। ठीक, तो देखो अगर हम न्यूटन के लॉज की बात करें, लॉज ऑफ न्यूटन की बात कर रहे हैं, तो आप बात कोई समझना, उसके 3 लॉ है। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम बोलते हैं। वो क्या है कि आपको बड़ा सिंपल सा, हम छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। जैसे आपने देखो भाई कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई बुक है, तो जहां आपने रख दिया वो वहीं रखे हुए आपको मिलेगी, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। किसी ने बुक है, बुक रखी, उस पर फोर्स लगाया एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख दिया, टेबल है उस पर फोर्स लगाया एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख दिया, तभी वो चीज़ें अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ समझना है, अगर हम बात करते हैं मोशन की, कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहेगा, तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। हमें लगता है हमने एक बॉल को फेंका, थोड़ी दूर पर आके वो रेस्ट में आ गई, तो हम कहते हैं न्यूटन का तो लॉ कह रहा बॉल मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहिए, तो ये रेस्ट में क्यों आ गई। आपको समझना, अर्थ सरफेस पर बेटा फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर बॉल रोल करती है तो अर्थ जो होता है, जब बॉल रोल करती है तो अर्थ सरफेस पर रोल करने की वजह से उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो उसके मोशन का अपोज करता है। दूसरा, अगर आपने हवा में फेंका तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर है वो उसका अपोज करेगी, तो इसकी वजह से वो रेस्ट में आता है। अगर हमने बताया कि अगर आप स्पेस में चले जाएं, इमेजिन करें स्पेस में हम चले जाएं और किसी बॉल को ऐसे फेंक दें, तो फिर वो कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि स्पेस में मान लिया वहाँ कोई एयर नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, ऐसी जगह हमने बॉल फेंका तो हमेशा चलती रहेगी। या हमने वहाँ पर बॉल को ऐसे करके घुमा दिया तो हमेशा अपने एक्सेस पे घूमती रहेगी, मिलियन और बिलियन ईयर हमेशा घूमती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। इसीलिए देखो अर्थ जो है अपने एक्सेस पे घूम रहा है, तो वो लगातार घूम रहा है, डे उसमें कोई मोटर थोड़ी लगा हुआ है, ना कोई उसे घुमा रहा है, वो तो कंटिन्यूस अपने आप ही घूम रहा है। बात समझ में आया? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं तब तक वो अपनी उसी स्टेट में रहेगी। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, u इक्वल्स टू v। इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ को कैसे, u इक्वल्स टू v। यही बताना चाह रहे हैं हम कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल भी 0 रहेगी, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो वो फाइनल भी वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्सटर्नल फोर्स के। तो हम इसे लिखते कैसे हैं बच्चों को समझना है।
हमने लिखा dp, ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। dp क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। अब dt हो गया टाइम, dt क्या होगा? टाइम। तो इसको क्या बोलेंगे? अब dp सिर्फ लिखा था तो हमने बोला चेंज इन मोमेंटम, और जब dt टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमने अब इस पूरे को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर से समझना, dp चेंज इन मोमेंटम, dt चेंज इन टाइम। अब इतने मोमेंटम में जो चेंज आया वो इतने टाइम में आया, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एक्सटर्नल फोर्स के। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा। अब क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं k, और ये हो गया dp ओवर dt। बात समझ में आया? अब यहां पर वेयर k का वैल्यू जो होता है 1 होता है, k का वैल्यू इसमें 1 होता है, तो f इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया? dp ओवर dt। ये हो गया। बात समझ में आया नहीं आया? ये तो ये जो फॉर्मूला है ये न्यूटन के सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ये फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज समझे, हम इसमें एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? मैंने इसी को लिखा यहाँ पर F इक्वल्स टू डी ओवर डी टी। अभी देखो जस्ट नाउ मैंने अभी आपको मोमेंटम का फॉर्मूला बताया, P का। P किसके बराबर था? मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने इस P की जगह मास इंटू वेलोसिटी लिख दिया। तो देखो बच्चों, मास तो है कांस्टेंट, तो मैंने इसको D के साइन से पहले लिख दिया और ये लिखा dv ओवर dt। dv ओवर dt, तो F इक्वल्स टू m dv ओवर dt आ गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते तो m को ऐसे ही रहने दिया, dv ओवर dt। इतना टर्म किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? dv ओवर dt। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो ये दोनों ही फॉर्मूले न्यूटन के सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि F इक्वल्स टू dp ओवर dt। ये भी न्यूटन के सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, F इक्वल्स टू m इंटू a। ये भी न्यूटन के सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आया? अब इधर देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, एक चीज समझना। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आपको समझाता हूं। यहां पर ये बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर कैसे होता है। देखो एक चीज है, जैसे बोल रहे हैं कम फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में कम चेंज आएगा, ज्यादा फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में ज्यादा चेंज आएगा। इसी चीज को आप समझ लें बच्चों। हम दो केस लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड है। अब मैंने कहा इस पे जब फोर्स लगेगा, F1 फोर्स लगा इस पर, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। इसकी वेलोसिटी 5 से कितना हुआ है? चेंज होकर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हम इस केस में मोमेंटम निकालते हैं और ये जो चेंज आया इसमें टाइम लगा 1 सेकेंड। टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड, यानी कि t ले लिया हमने यहां पर 1 सेकेंड। अब अगर हम बात करें, जो सिंपल फॉर्मूला लिखा फर्स्ट केस के लिए, हमने लिखा था m v माइनस u। ये हमारा क्या हो गया? ऊपर हो गया चेंज इन मोमेंटम, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल्स टू डेल्टा P। ये चेंज इन मोमेंटम हो गया बच्चों, ये चेंज इन टाइम हो गया। इस डेल्टा P को मैंने ऐसे लिख दिया v माइनस u अपॉन टाइम जो है वो 1 सेकेंड है बच्चों। तो F1 इज इक्वल्स टू मास, तो ऑब्जेक्ट का हमने मान लो 2 kg ले लिया। मैं लिख देता हूं मास जो है उसका 2 kg है, तो 2 हो गया। और वेलोसिटी हमारी ये फाइनल है, ये इनिशियल। फाइनल हो गई 10, इनिशियल हो गई 5 और टाइम तो 1 सेकेंड। तो कितना हो गया? 2। 10 में से 5 माइनस करा तो हो गया 5। 1 तो अब लिखने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर में 1 है, तो कितना हो गया? 10। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स कितना आया हमारा? 10 न्यूटन। ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करें कि सेकंड केस ले लेते हैं, तो सेकंड केस में हमने मान लिया जो F2 है,
F2 वो हमारा हो गया, F2 हमने निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी हमारी यही मानते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो है v हमने ले लिया यहाँ पर, ये ले लिया बच्चों 20, और टाइम वही लिया हमने, t जो है वो 1 सेकेंड ले लिया, ठीक है। फिर निकाला F इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे यही हम m, तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी हमारी फाइनल हो गई 20 माइनस इनिशियल हो गई 5 और टाइम ने वही 1 सेकेंड ले लिया, और मास के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देते, ठीक है। तो ये 2 इंटू यहाँ के अंदर 15 आ गया और ये आ गया 30। तो आप देखें ये F2 हमने निकाला, और F1 किसके बराबर था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, एक तरीके ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ही तो हमने निकाला विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाला था, आप समझ सकते हैं यहाँ 30 आया, यहाँ 10 है, यानी कि हमने फोर्स की वैल्यू थोड़ा लिखा, हमने लिखा था वेलोसिटी 5 से 10 हो गई, तो यहाँ पर बात करें 5 से 15 हो गई, तो इसमें मोमेंटम में कम चेंज आ रहा है, इसमें मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है और इसमें फोर्स कम लग रहा है। तो यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जितना फोर्स ज़्यादा लगेगा मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आएगा, जितना फोर्स कम लगेगा मोमेंटम में कम चेंज आएगा। अब न्यूटन के अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो बहुत आसान सा है, वो तो आप देखते ही रहते हो, अपने स्कूल में भी पढ़ते हो, किसी को एक चांटा मार दिया पता लगा उसने भी मार दिया, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, होता नहीं होता है। तो यही चीज है, उसी को देखेंगे कि ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा तो बी ए पर कितना फोर्स लगा रहा। इसमें एक पॉइंट है वो ही बताएंगे आपको। देखो बच्चों क्या है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एक टेबल ले लिया, फोर्स लग रहा है ए ऑब्जेक्ट पर, ये हमने मान लिया एक टेबल है समझना, और इस पर एक बुक रखी हुई है, इस पर एक बुक रखी हुई है। तो टेबल को हमने ए ले लिया और बुक को हमने बी ले लिया, तो हम बोल रहे हैं बुक अपने वेट की वजह से टेबल पर फोर्स लगा रही है, बुक अपने वेट की वजह से टेबल पर फोर्स लगा रही है, क्योंकि जब हमने सर पे कोई सामान रखते हैं तो हमें लगता है वो सामान में दबा रहा है, तभी तो अगर देखना कोई भी अगर अपने सर पे सामान रखता है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ धक्का देता है, क्यों, क्योंकि जो सामान अपने सर पे रखेगा उसमें वेट होगा, वेट इज अ फोर्स, तो वो लगेगा, नीचे की तरफ दबा रहा है तो हम पे जब नीचे की तरफ फोर्स लगता है तो हम उससे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बुक ने वेट की वजह से टेबल पर फोर्स लगाया, उस फोर्स को हमने रिप्रेजेंट करा एफ ए बी। इसी तरीके से ये टेबल जो है बुक पर एक फोर्स लगाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन बुक ड्यू टू ए, यानी कि बुक पर ए किसको बोल रहे हैं, टेबल को, वो फोर्स लगा रहा है। तो दूसरा क्या हो गया, फोर्स ऑन बुक ड्यू टू ए। ये वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं हम, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है एफ ए बी। अब एक चीज देखो, बुक टेबल पे फोर्स लगा रही नीचे की तरफ, टेबल बुक पे फोर्स लगा रहा ऊपर की तरफ, दोनों फोर्स जो होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, मतलब जितना बुक टेबल पे फोर्स लगाएगी उतना ही टेबल बुक पर फोर्स लगाए। अब लग रहा होगा भाई ऐसे कैसे पता चल गया कि इक्वल मैग्नीट्यूड के अंतर भी हो सकता है ये ज़्यादा हो ये ज़्यादा हो, तो इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ, पहले आप इसको देख लें। अब हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे फोर्स ऑन ए, यानी कि टेबल पे फोर्स लग रहा है बुक की वजह से, वो बराबर है किसके, फोर्स ऑन बुक ड्यू टू ए, यानी बुक पे लगा रहा है टेबल उस फोर्स के, ये दोनों फोर्स बराबर। लेकिन एक अंतर है, अंतर ये है कि एक का फोर्स नीचे की तरफ, एक का फोर्स ऊपर की तरफ, यानी इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये होगा। तो इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब जैसा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है वो लग रहा होगा मन में कि भाई एफ ए भी ज़्यादा हो सकता है एफ बी ए से, ये कैसे पता चल रहा है बराबर। देखो अगर एफ ए बी की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी एफ बी ए से, तो ये टेबल टूट जाएगा, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कम हो गया, इसको हम
नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू इससे कम हो जाएगी, यानी कि एफ ए बी की वैल्यू ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू एफ बी ए, तो ये टेबल टूट जाएगा। और एफ बी ए की वैल्यू एफ ए बी से ज़्यादा हो गई तो ये बुक उड़ जाएगी। अब हमने टेबल में बुक रखा तो अपने आप कैसे उड़ जाएगी? कभी उड़ती नहीं उड़ती। इसका मतलब ये दोनों बराबर, और जब ये दोनों बराबर होंगे तो बुक टेबल पर रखी रहेगी। अब आप खुद सोचो, अगर टेबल टूट जाता है तो एफ ए बी ज़्यादा हो गया एफ बी ए से, अगर बुक रखते ही उड़ जाती है तो एफ बी ए ज़्यादा हो गया एफ ए बी से, और दोनों में से कुछ नहीं होता, आपने बुक रख दिया तो हम ही मानेंगे ये एफ बी ए एफ ए बी के बराबर होगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक, तो ये फॉर्मूला बन गया एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। एक्शन रिएक्शन बराबर है बट दोनों का डायरेक्शन अलग। अब कई बार देखना, आप बुक में पढ़ेंगे तो आप टीचर भी आपको पढ़ाएंगे तो बोलेंगे एफ ए बी एफ बी ए को बैलेंस करते हैं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एक्शन फोर्स, ये एक्शन फोर्स कहलाता है, ये रिएक्शन फोर्स कहलाता है। एफ बी ए कहते हैं एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो हमेशा वर्ड बैलेंस यूज करते हैं। तो वो ये पूछ लेते क्वेश्चन कि एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन फोर्स ये रिएक्शन फोर्स, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते? हर जगह बैलेंस वर्ड क्यों लगाते हैं हम? तो उसको समझना। देखो बहुत ही आसान सा आंसर है, बुक लगा रही टेबल पे फोर्स, एक्शन फोर्स, ये हो गया एफ ए बी, और टेबल लगा रहा है रिएक्शन फोर्स किससे लगा रहा है? बुक पर। क्या ये एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं? नहीं, एक्शन हो रहा है टेबल पर, ये फोर्स लग रहा है टेबल पर, तो जब ये टेबल बुक पर फोर्स लगा रहा है तो रिएक्शन फोर्स किस पे लग रहा है? बुक पर। इसीलिए ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। अगर ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे लग रहे होते तब हम बोलते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या करते हैं। पर यहाँ पर ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, एक्शन फोर्स टेबल पे लग रहा है, रिएक्शन फोर्स बुक पे लग रहा है, तो इसीलिए हम वर्ड बोलते हैं ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो ये था, मैंने आज 3 लॉज बताए न्यूटन के, और ये आपने पढ़ा। आपने कोई भी दिक्कत है बच्चों, आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर एक लेक्चर बना दूंगा। कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।